जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो और अगर पहले से इस चैनल में हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साथियों, ना भूलो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसे जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए आइए एक पॉजिटिविटी के साथ एक सत्र चालू करते हैं। रनर क्या बोल रहा है देखते हैं। कभी पीठ पीछे बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। यस, याद रखिएगा, पीठ पीछे अगर आपकी बात हो रही है, आपके पीछे कोई षड्यंत्र कर रहा है या कुछ भी XYZ, कोई भी बात हो रही है पीठ के पीछे, मतलब आप ये मान लीजिए आपका सिक्का चलने लग गया है। समझ रहे हो? मतलब मेरे प्रिय साथियों, बात उसी की होती है जिसमें कोई ना कोई बात होती है ना, तो इसीलिए होने दो। पीठ पीछे बात होती है तो और पीठ पीछे बात छेड़ो और वैसा वेदर क्रिएट करो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति अटक रहो, सजग रहो और प्रबल रहो और समर्पित रहो। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है भाई? आंसर होगा इसका केशवन रामचंद्रन, है ना। बी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो केशवन रामचंद्रन, रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त। और डी ऑप्शन भब्रू पिलर, भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। वाओ, रोशनी देवांगन ने दोनों आंसर बताया है। और कैलाश कहाँ है? कैलाश लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, है ना। चलो, और बाकी लोग जितने बच्चे हैं, नेहा हो गई और आपका साक्षी हो गए, इन लोग कहाँ है? ठीक है, चलो आ जाओ। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है वो है भब्रू स्तंभ। ठीक है, भब्रू पिलर जो है, इसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और अपने आप को बौद्ध धर्मावलंबी कहा है, मतलब बौद्ध धर्म का मैं अनुयायी हूं, ये बताया है। ठीक है, चलो। जॉन प्रिंसेप जो है आपका, इसको पढ़ने में कामयाब रहे थे। चलो, जेम्स प्रिंसेप, है ना। चलो, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए 2 उन्नत संचार प्रणालियां मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई हैं? देखो, किस लिए है? सी ऑप्शन होगा सुरक्षित सैन्य संचार। अब मैं आपको बताऊं, आप न्यूज में सुने होंगे कि जोशीमठ उत्तराखंड में, जोशीमठ में बीच में क्या हुआ था, आपका अर्थक्वेक आया था, मतलब भूकंप की स्थिति बनी थी। काफ़ी ऊंचा भाग है, लोग वहाँ रहते हैं और संवेदनशील क्षेत्र है अर्थक्वेक के क्षेत्र में, है ना। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में, मैं बताया काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है, दूर का क्षेत्र है, तो उत्तराखंड के इस क्षेत्र में संचार की व्यवस्थाएं जो है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी डाउन है। तो इस क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने संचार प्रणालियों का सफल परीक्षण किया है, जिसमें रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला देहरादून द्वारा बनाया गया है। एक पोर्टेबल रेडियो प्रणाली रहेगी, SDR मैन पैक रहेगा, मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रहेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड रहेगा, सुरक्षित वॉइस डेटा संचार सुविधा रहेगी, सेना नौसेना दोनों के में उपयोगी होगा। मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि इस क्षेत्र के, इस दूरस्थ क्षेत्र में दूरसंचार और नेटवर्क की उपलब्धता को बेहतर करना। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO 1958 में बना है, नई दिल्ली भारत में मुख्यालय है इसका। समीर V कामत इसके अध्यक्ष है। ठीक है, और इसके कार्य तो सब जानते होंगे। चलो अगले प्रश्न की ओर कूच करें।
भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव, फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट, याद रखिएगा, गौरव प्राप्त किया है जिन्होंने हाल ही में बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स, ये महिला फाइटर पायलट बनने के लिए या फाइटर पायलट बनने के लिए उत्तीर्ण करना होता है। इनका नाम क्या है? शानदार जबरदस्त पर्सनालिटी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जी, ये बन गई है क्या? तो आपका पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, याद रहेगा। चले आगे। अब इसमें अतुल कुमार ढूल भी है। डेगा बेस पर आयोजित एक समारोह में इन्होंने विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया है दोनों को। भारतीय नौसेना में अगर हम पायलट्स की बात करें, 1992 तक महिलाओं को केवल चिकित्सा शाखा में भर्ती दिया जाता था। पहली बार महिला डोर्नियर मैरीटाइम टोही पायलट लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी को बनाया गया। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जून 2024 को सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी। पहली महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया है। ठीक है। भारतीय वायुसेना की बात करें, पहली महिला फाइटर पायलट 2018 में अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की, मोहना सिंह राजस्थान के और भावना कंठ रही हैं। मिग 21 की पहली महिला एकल उड़ान भरने वाली अवनी चतुर्वेदी बनी थी और सियाचिन में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी थी विंग कमांडर नम्रता चंडी। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। भारतीय नौसेना 1950 में स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय, सानो वरुण इसका क्या है आदर्श वाक्य, जल में भगवान हमारे लिए शुभ हो। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी प्रमुख कमांडर है। इनकी नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, ढड़ाडंग। हाल ही में 2025 से 2029 तक 4 साल के लिए भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्विरोध चुना गया है? खो खो एक बहुत ही शानदार खेल है। ठीक है, भारत के गोद में ही ये पला है, बढ़ा है और जन्मा है। इनका नाम है सुधांशु मित्तल। ठीक है, 2 ठो सुधांशु हो गया तो कंफ्यूजन हो गया था। सुधांशु मित्तल जी जो है क्या बन गए हैं? इसके वापस अध्यक्ष बन गए हैं। खो खो तो आप जानते होंगे, खो करते हैं फिर आदमी दौड़ता है ना। तो खो खो खेल भारत के पारंपरिक खेलों में से एक है। प्राचीन काल में भारत में हुई है। अब ये विश्व स्तरीय खेला जाता है। पहली पुरुष खो खो चैंपियनशिप 1959-60 में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। पहली महिला चैंपियनशिप कब हुई थी? 60-61 में कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त हो चुकी है इन्हें। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय खो खो महासंघ 1955 में बना है। सुधांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, बाकी आप ज़्यादा खेल से संबंधित इसमें नहीं पूछेगा। गिनी स्कोर के अनुसार आय समानता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताओ बताओ बताओ। सी ऑप्शन सही होगा, चौथा। 0 से 100 तक स्कोर रहता है, जिसका बढ़ते जाता है उसमें समानता नहीं रहती। भारत चौथे स्थान में है। जितना कम रहेगा वहां के लोगों की जनसंख्या की आय में समानता होगी, जिसमें आप देख सकते हो भारत का जो स्कोर है वो है 25.5, जो कि स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया गणराज्य, बेलारूस के बाद चौथा स्थान में है। ठीक है, 2022-23 में अत्यधिक गरीबी घटकर जो है 2.3% हो गई। 2011 से 23 के बीच में 171 मिलियन भारतीय जो है गरीबी से नीचे आए, जिसका मुख्य श्रेय प्रधानमंत्री जन धन योजना, आधार डिजिटल पहचान, आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये सभी चीजें शामिल है। मैंने बताया कि 0 स्कोर से 100 स्कोर तक रहता है
पूरा समानता प्रदर्शित करता है 0, यानी हर व्यक्ति के पास बराबर आय की संपत्ति है। 100 स्कोर पूरी असमानता प्रदर्शित करता है, जिसमें भारत जो है चौथे स्थान में है। अब हम देखें यूनाइटेड किंगडम, यूके 32.4, चाइना 35.7, यूएसए 41.8। तो कितनी आय की असमानता है बाकी बड़े देशों में, जो कि क्या है, तो पूंजीवादी देश है। ठीक, चलो। हाल ही में किस भारतीय महिला को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है बी सुकन्या सोनोवाल। सुकन्या सोनोवाल को क्या किया गया है? चुना गया है किसके लिए? राष्ट्रमंडल युवा शांति पुरस्कार के लिए। अब ये राष्ट्रमंडल क्या है? तो 56 देशों का एक समूह है जिसमें बड़े बड़े देश शामिल है। इनका काम क्या है? इनका काम है, स्वतंत्र देश शामिल है इसमें, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, प्रशांत क्षेत्र, सब जगह फैला हुआ है। शिक्षा, विकास, लोकतंत्र, शांति को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है, जिसमें हमारे यहाँ की भारत की ये जो महिला है जिनका नाम है सुकन्या सोनोवाल, है ना, लखीमपुर जिले की है, असम की, ये इसमें शामिल हो गई है और इसके क्षेत्र में काम करेगी, जो कि CYPAN में इनका योगदान रहेगा, मतलब कि कॉमनवेल्थ यूथ पेस क्या है आपका एम्बेसडर्स नेटवर्क में शामिल हो गई है, इस क्षेत्र में काम करेंगे। ठीक है, राष्ट्रमंडल जो है इसकी स्थापना 1926 में हुई ब्रिटेन के द्वारा। 56 देश है, ब्रिटेन के सम्राट इसके प्रमुख होते हैं। लंदन ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। असम की हमारे यहाँ की बच्ची यहाँ गई है। 2025 से 27 तक आपका संचार और जनसंपर्क में प्रमुख कार्य करेगी। ठीक है, चलें अब रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डुरंड ट्रॉफी का ऐलान कर दिया है। भारत में डुरंड कब होगा? तमिलनाडु में 1900 करोड़ रुपए की लागत से पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई है। SPREE 2025 के तहत सभी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत योजना दोबारा शुरू किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में नियोक्ताओं और कर्मचारियों की पंजीकरण को बढ़ावा देगा। CR पाटिल जी ने एक एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लूट का अनावरण किया है, जो कि पहले से सारी चीजें अपडेट कर देगा और आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, बाढ़ प्रबंधन के लिए। ठीक है, INS उदयगिरी को शामिल किया गया है। ठीक है, जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में। IIT दिल्ली में जो है 2 से 3 अगस्त 2025 तक आयोजन होगा हथकरघा हैकाथॉन। ठीक है, पाकिस्तान UNSC मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, बहुत ही अजूबा बात लग रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे घाना द्वारा राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। प्रश्न है 2022 के UPSC में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में अशोक कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? बताओ, 12वां, दूसरा या 11वां या 13वां शिलालेख? ठीक है, शिलालेख से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।